अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की नई बुक 2025 फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 है। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, डायनामिक्स, और हम न्यूटन सेकंड लॉ तक हमने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि न्यूटन के जो कानून हैं, न्यूटन लॉज हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी हदें क्या हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इसे कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बुक के पेज नंबर 60 के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, और इसके अगले पेज पर ही लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर हेडिंग्स बना के इसको किस तरह अटैम्प्ट करना है वो हमने नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो वहाँ से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और आपको वहाँ से समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाएगी कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन आपको आएगा। सबसे पहले आपने इसकी न्यूटन के कानून की स्टेटमेंट लिखनी है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, देन सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। कि अगर कोई एक बॉडी है वो दूसरे जिस्म पर कोई फोर्स लगाती है, तो बदले में वो जिस्म उस पहली वाली बॉडी के ऊपर दोबारा कोई फोर्स लगाएगा उसके रिएक्शन के तौर पर। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी इसी लॉ की स्टेटमेंट में ही आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अगर पेन है, तो मैं इस पेन को अगर इस बुक के ऊपर रख दूँ यहाँ पर, तो ये पेन ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स लग रही है। ये हमने लेक्चर जब स्टार्ट किए थे इस चैप्टर के, तब हमने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ी थी। ठीक है, तो ये पेन और इस कागज़ के दरमियान जहाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर एक फ़ोर्स लग रही है, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा जो पेन है उसकी एक फ़ोर्स नीचे की तरफ भी है, जो कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी इस पेन का वेट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड अमल कर रहा है। और बदले में ये जो बुक है, ये बुक इस पेन के ऊपर एक फ़ोर्स लगा रही है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमेशा अपवर्ड होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जिसे सपोर्ट फोर्स भी कहा जाता है, पिछले लेक्चर्स में से हमने पढ़ा भी था। तो जो कागज़ है, जो ये बुक है, इस पेन के ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से पेन मज़ीद नीचे को नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और ये पेन इसी वजह से रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर जो बुक है इस पर ज़्यादा फोर्स लगाए तो पेन ऊपर की तरफ उछलेगा या ऊपर की तरफ हो जाएगा, अपवर्ड मोशन करेगा। लेकिन अगर पेन की अगर फोर्स ज़्यादा हो तो पेन इसके अंदर धंस जाएगा, इस बुक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों फोर्सेस का बैलेंस होना ज़रूरी है। बहरहाल एक एक्शन की फ़ोर्स है, यानी कि पेन यानी फर्स्ट बॉडी जो दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है वो एक्शन की फ़ोर्स है, और बदले में जो बुक इस पेन के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है वो कौन सी फ़ोर्स है? वो रिएक्शन की फ़ोर्स है। ठीक है, उसके बारे में आगे चल के पढ़ते भी हैं। तो ये न्यूटन की स्टेटमेंट थी, न्यूटन थर्ड लॉ की। तो आगे एक्शन फ़ोर्स की और रिएक्शन फ़ोर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स आ जाएंगी। सबसे पहले एक्शन फ़ोर्स क्या होती है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन एक्शन एंड रिएक्शन। व्हेन अ बॉडी ए exerts a force on the body B, the force is known as action of A on B। अगर हम पेन को A कह दें और इस बुक को B कह दें, तो पेन की जो इस बॉडी B पर फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? वो एक्शन फोर्स है, यानी पेन ने जो अमल किया। और रिएक्शन फोर्स क्या है? यानी बदले में से जो जवाब मिला। इन रिस्पॉन्स टू एक्शन फोर्स द बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द बॉडी ए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ बी ऑन ए। बदले में जो बुक इस पेन पे फोर्स लगा रही है वो क्या होगी? बुक की रिएक्शन फोर्स होगी इस पेन के ऊपर, यानी कि बुक ने जो बदले में रिस्पॉन्स दिया, जो उसका जवाब है, वो रिएक्शन हो जाएगी। आगे आपने इसकी एग्जाम्पल्स लिख देनी है एक्शन और रिएक्शन की। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स हैं, पहली एक्शन की, दूसरी रिएक्शन की हो जाएगी। When we press a spring, the force exerted by our hand ऑन स्प्रिंग इज़ एक्शन। कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारे हाथ की वजह से जो पुल की फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो फोर्स क्या होगी? वो एक्शन होगी। ठीक है, आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंसिस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, दिस इज़ रिएक्शन। बदले में जो स्प्रिंग रेजिस्टेंस पैदा करेगा, यानी उसे हमने खींचने में हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी, उस स्प्रिंग की जो फोर्स है जो कि हमें हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रही है, वो स्प्रिंग की फोर्स क्या कहलाएगी? वो स्प्रिंग का रिएक्शन कहलाएगी, यानी स्प्रिंग जो बदले में रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन आसान सा नाम से इनकी डेफिनेशन जाहिर हो जाती है। आगे आपने लिखनी है हेडिंग फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर, के फोर्सेस जो होती हैं वो पेयर के अंदर एक्ट करती हैं, यानी दो दो फोर्सेस अमल करती हैं। तो बहरहाल क्या होती हैं? फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स
व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट आई एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि जब दो फोर्सेस अमल करती हैं, ठीक है, पेयर्स में। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में उनका कॉन्टैक्ट होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए उस उनके इंटरेक्शन या कनेक्शन की वजह से जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो पेयर्स में अमल करती हैं वो फोर्सेस। जैसे कि ये एक्शन और रिएक्शन की, अभी मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि ये पेन है, अगर बुक के ऊपर पड़ा हुआ है तो पेन जो है बुक पे फोर्स लगा रहा है एक्शन की, बदले में बुक जो है वो पेन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है रिएक्शन की। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी ये जहाँ दोनों मिल रहे हैं, जहाँ इन दोनों की इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस पेयर्स में लग रही हैं, यानी एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो यही फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर, ये बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। आगे आपने इसकी एग्जांपल देख लेनी है। कंसीडर अ ब्लॉक लाइंग ऑन टेबल, फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन ब्लॉक इज वेट W, टेबल also exerts a reaction force Fn on block, these two forces balance each other and block remains at rest। तो ये आप लोग बुक से भी इसकी डायग्राम देख सकते हैं। तो बुक पे देखें पेज नंबर 61 के ऊपर ये डायग्राम बनी भी हुई है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है रेस्ट की हालत में। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं कुछ। एक फोर्स है इस ब्लॉक की डाउनवर्ड, यानी कि इस ब्लॉक का जो वज़न है, वेट है, वेट हमें पता है हमेशा डाउनवर्ड अमल करता है, जो कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। तो वेट इसका डाउनवर्ड अमल कर रहा है और जो टेबल है इसके ऊपर एक रिएक्शन की फ़ोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के, जो अपवर्ड उसकी डायरेक्शन है वो है Fn, वो रिएक्शन की फ़ोर्स है। और जो ब्लॉक का वज़न है वो क्या है, वो एक्शन फोर्स है। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इसके इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लग रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस पेयर्स में अमल कर रही हैं, इसीलिए हमने इसकी फोर्स एक्ट्स इन पेयर इसकी एग्जाम्पल में से लिखा है। दूसरी एग्जाम्पल है when a bullet fired from gun, bullet moves in forward direction with force F, the gun recoils in backward direction with reaction force R। कि जब हम किसी पिस्तौल को चलाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से जो गोली यानी बुलेट निकलती है वो आगे की तरफ अमल करती है, उसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो फॉरवर्ड है, और बदले में गन भी पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका खाती है, रिकॉइल्स होती है। तो वो जो गन की फोर्स है जो पीछे की तरफ लगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगी, वो रिएक्शन फोर्स होगी। तो ये भी सिंपल सी एग्जांपल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हेन वी फायर्ड अ गन इट रिकॉइल्स वाई, तो आपने उसका यही आंसर लिख देना होगा रिएक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, बड़ा आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आपने इसी तरह इसको एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर हेडिंग्स बनाकर लिखना होगा। आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल इसी टॉपिक के लास्ट पर, ये बुक के ऊपर 61 पेज नंबर पे गिवन भी है, ठीक है, तो वहाँ आप इसको देख भी सकते हैं। तो यानी कि हमने ये बताना है न्यूटन लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो फॉर द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल वाइल रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। कि जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है जो एटम के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आपको पता है ये जो कायनात में हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। एटम के अंदर मज़ीद कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जिनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इनके दरमियान या इनके अंदर और मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स वगैरह, ठीक है, क्वार्क्स। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाई भी थे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो वहाँ आप लोग इसे देख भी सकते हैं उसका लेक्चर। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करने की सलाहियत रखते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन कोई स्पीड ये अचीव कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि बहुत साइज़ में छोटे होते हैं और हमें पता है जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा छोटा होता है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इन पार्टिकल्स के लिए हम न्यूटन के जो लॉज हैं वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इन पे वो लॉज जो हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। और दूसरी जो पॉइंट है इसका वो है कि न्यूटन लॉज आर नॉट एग्जैक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। ये तमाम मोशंस के लिए नहीं होता, मोशन की कई टाइप्स होती हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ी भी थी, जिनमें ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन और ढेर सारी टाइप्स है थी। तो जो न्यूटन के लॉज हैं वो तमाम मोशंस के लिए नहीं होते, बट प्रोवाइड गुड अप्रोक्सीमेशन, लेकिन हमें एक अच्छा अंदाज़ा दे देते हैं, अच्छा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं न्यूटन लॉ की मदद से। अनलेस एन ऑब्जेक्ट इज़ स्मॉल इनफ और मूविंग क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, जब तक कि ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो कि वो स्पीड ऑफ लाइट की करीब तरीन स्पीड से मूव कर सके, ठीक है। तो न्यूटन लॉ क्या होते हैं कि न्यूटन लॉ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब किसी स्पीड से मूव कर रहे हों
तब वो अप्लाई नहीं हो सकते। इसके अलावा ये तमाम टाइप्स ऑफ मोशन के लिए भी नहीं होते। तो ये न्यूटन लॉज की लिमिटेशन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आज के लेक्चर में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।